जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं धीरज आप सभी का आपके अपना प्यारा चैनल डीएम ड्रीम क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। तो साथियों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने आर एच विक्टर साहब के 5 किंगडम के दो ग्रुप को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ लिया था। मोनेरा ग्रुप और प्रोटिस्टा ग्रुप। एक तीसरा ग्रुप है कवक और चौथा ग्रुप होता है पादप जगत और पांचवा ग्रुप होता है जंतु जगत। दोस्तों, ये कवक से संबंधित ये कुछ ही इंट्रोडक्शन है। ऐसा नहीं है कि कवक से इतना ही मुख्य मुख्य पॉइंट है। हम लोग कवक, शैवाल और बैक्टीरिया, विषाणु, इन सब का विस्तृत से अध्ययन आगे करेंगे बहुत ही अच्छे से और लॉन्ग फैक्ट्स के साथ। ये बहुत मतलब ये आर एच विक्टर साहब के इंट्रोडक्शन है जो 5 वर्गों में जीवों को वर्गीकृत किए थे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कवक। तो देखिए दोस्तों, ये है कवक, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फंगी। सबसे पहला फैक्ट आता है कि कवक का अध्ययन कहलाता क्या है। तो देखिए दोस्तों, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है और ये एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। दूसरा फैक्ट आता है कि जो कवक वर्ग के जितने भी जीव होते हैं, तो हम पहले देखेंगे कि कवक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीव होते हैं। तो कवक वर्ग के अंतर्गत 2 जीव आते हैं। फर्स्ट होता है मुकर और सेकंड होता है ईस्ट। ये जो मुकर होता है ना, ये सड़ी हुई चीजों पर लगता है। जैसे जब गन्ना सड़ जाता है तो आप देखते होंगे कि लाल लाल टाइप का हो जाता है, तो मुकर होता है। और ये ईस्ट है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं जलेबी तथा डोसा में। ये 2 जीव आते हैं कवक के अंतर्गत आते हैं। और 2 ये जीव है, इनका मेन जो खासियत है वो ये है कि ये पानी में नहीं रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि मोनेरा ग्रुप है और प्रोटिस्टा ग्रुप, ये जो दोनों ग्रुप है वो पानी में रहते हैं। तो मोनेरा ग्रुप के कौन अंतर्गत आते थे? तो मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत आते थे बैक्टीरिया और नीलहरी शैवाल। वो क्या थे? वो जलीय थे। प्रोटिस्टा वर्ग के जितने भी आते थे, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना या एंट अमीबा हिस्टोलिका, वो सभी जलीय होते हैं। बट कवक के अंतर्गत जो ये दोनों आते हैं, मुकर तथा ईस्ट, ये जलीय नहीं होते हैं। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये पानी में नहीं रहते हैं। तो कहाँ रहते हैं? जब पानी में नहीं रहते हैं तो रहते कहाँ फिर हैं ये? तो ये नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो आप लोग सोचिएगा कि ये जलीय और नमी वाले क्षेत्र में क्या होते हैं। तो इसका बहुत ही छोटा सा हम एग्जाम्पल से लेकर समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि 1 गिलास वाटर है। जैसे मान लीजिए 1 गिलास ये वाटर हुआ, ये पानी से भरा हुआ है। तो इस जितना भी ये गिलास पानी से भरा हुआ है ये जलीय कहलाएगा। और ये मिट्टी है, ये मिट्टी है। और इस गिलास के आज कुछ पानी को, मान लीजिए इतना पानी को, बस इतना ही पानी को इस मिट्टी पर हम लोग गिरा दिए, तो ये मिट्टी जैसे ही गीली हो गई, क्योंकि इसमें जब पानी का कण आकर इसमें मिल गए तो समाहित हो गए, तो बस हल्का गीली हुई, पूरा गीली नहीं, हल्का गीली हुई। तो जितना भी हल्का गीली हुई, इसी को हम लोग बोल सकते हैं नमी वाले क्षेत्र। और ये जो गिलास पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, इसको हम बोल सकते हैं पानी वाला क्षेत्र। यानी कि जो ये मुकर और ईस्ट होते हैं, ये पानी में नहीं रहते, यानी पूरी तरह से पानी में नहीं रहते हैं, ये नमी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से कि नमी वाले क्षेत्र होते कैसे हैं। जो पूरी तरह पानी से नहीं भींगे हो, बस कुछ ही पानी का मात्रा उसमें हो, उसको हम नमी वाले क्षेत्र बोल सकते हैं। और इसका नेक्स्ट आता है फैक्ट कि ये बहुकोशिकीय होते हैं। और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कवक कैसे होते हैं, एक कोशिकीय के बहुकोशिकीय। तो हम लोग बहुत ही आसानी से टिक कर सकते हैं कि कवक बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि इसका एक्सेप्शनल भी होता है, क्योंकि कवक के अंतर्गत आते हैं मुकर और ईस्ट। ईस्ट तो बहुकोशिकीय होता है, पर दोस्तों, कवक के अंतर्गत आते हैं मुकर और ईस्ट। और जो मुकर होता है ये बहुकोशिकीय होता है, बट जो ईस्ट होता है ये एक कोशिकीय होता है। यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये इसका एक्सेप्शनल है, एक कोशिकीय होता है ये ईस्ट है। और ये एग्जाम में घुमाकर पूछ देता है कि ईस्ट कौन है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय है। तो हम लोग जानते हैं कि ईस्ट आता है कवक ग्रुप के अंतर्गत और कवक बहुकोशिकीय होते हैं। और हम लोग ईस्ट को क्या मार देंगे? बहुकोशिकीय, जो कि गलत हो जाएगा। हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि कवक वर्ग के अंतर्गत जो ईस्ट आते हैं ये एक कोशिकीय होते हैं और मुकर बहुकोशिकीय होते हैं। और हम लोग मुकर और ईस्ट का उपयोग भी जान गए। ये सड़ी हुई चीजों पर पाया जाता है। और ईस्ट जो होता है ये जलेबी और डोसा में इसको बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, ये जो कवक वर्ग के जो होते हैं, जितने भी ये परजीवी होते हैं, अर्थात ये भोजन का निर्माण स्वयं न करके दूसरों पर निर्भर करते हैं। और किस पर निर्भर करते हैं? तो मृतजीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जिससे भोजन प्राप्त करते हैं वो मृतजीवी होते हैं। और ये जो भोजन प्राप्त करते हैं, तो क्या इनका हमारे जैसा
दांत और क्या बोलते हैं, दांत जीभ थोड़े ना है कि ये हाथ से उठाएंगे दांत से उसको छोटे छोटे खंडों में खंडित करके इसको खाएंगे, नहीं दोस्तों। ये जो भोजन प्राप्त करते हैं ये अवशोषण विधि द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं। कौन सा विधि द्वारा? तो अवशोषण विधि द्वारा भोजन को प्राप्त करते हैं। तो ये जो भोजन को प्राप्त कर लिए अवशोषण विधि द्वारा, हम लोग अवशोषण विधि द्वारा भोजन नहीं प्राप्त करते हैं, हम लोग का अलग ही भोजन का प्रोसेस होता है। ये जो कवक अवशोषण विधि द्वारा भोजन को प्राप्त करते हैं, तो ये पचाते कैसे हैं? क्योंकि हम लोग तो जब भोजन का पाचन करते हैं तो हम लोग को पचाता एंजाइम है और बहुत सारा अंग है जो मिलकर भोजन को पचाने में सहायक करता है। पर ऐसा थोड़ा ना इनमें है कि हम लोग ऐसा सिस्टम कवकों में होगा। तो इनका जो भोजन का पाचन होता है वो बाह्य कोशिकीय पाचन होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर पाचन दो तरह का होता है, एक बाह्य कोशिकीय पाचन और एक अंतः कोशिकीय पाचन। जो बाह्य कोशिकीय पाचन होता है वो कोशिका के बाहर ही हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब कोशिका के अंदर, मान लीजिए कि ये सेल हो गया, ये है सेल, ये है सेल का सेंटर और इसमें बहुत सारे पाए जाते हैं जो भी हो, आगे हम पढ़ेंगे कि इससे क्या क्या पाए जाते हैं। इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय होता है, केंद्रक होता है, लाइसोसोम होता है। जितना भी कुछ पाया जाता है वो कोशिका के अंदर होता है और इसी कोशिका के अंदर हमारे यानी ह्यूमन में कोशिका का भोजन का पाचन होता है। बट ऐसा प्रोसेस कवकों में नहीं होता है। कवकों में क्या होता है? कवकों में बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, यानी कि भोजन का जो अवशोषण होता है वो बाह्य कोशिकीय पाचन में ही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कवकों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और ये जो कोशिका भित्ति है ये तो पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में यानी हम लोगों में नहीं पाई जाती है। तो क्या कवक को हम बोल सकते हैं कि जंतु वर्ग के अंतर्गत है? सोचिएगा कि जो कोशिका भित्ति है ये पाई जाती है पादपों में, जंतुओं में नहीं पाई जाती है और हम लोग जंतु वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो हम क्या कवक को बोल सकते हैं कि ये पादप वर्ग के अंतर्गत है? और यही गलती किए थे कौन? कैरोलस लिनियस साहब। ये कोशिका भित्ति जैसे ही देखे हैं कि कवकों में कोशिका भित्ति पाया जाता है तो उन्होंने कवकों को रख दिया पादप वर्ग में, जबकि इनका पादप का लक्षण बस एक ही मिलता है। कौन सा लक्षण मिलता था? तो कोशिका भित्ति वाला। ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कवकों प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं और भोजन का निर्माण स्वयं भी नहीं करते हैं। तो जो भी प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करेंगे, तो इसको हम कैसे पादप के अंतर्गत रख सकते हैं? बट इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो कोशिका भित्ति पाई जाती है वो किनसे मिलकर बनी होती है? तो कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है ये काइटिन से मिलकर बनी होती है। इतना मेन फैक्ट इसमें कवक वर्ग में था और कवक के बारे में आगे चल के हम बहुत ही विशेष अध्ययन करेंगे। और नेक्स्ट वर्ग में आते हैं पादप वर्ग में। तो नेक्स्ट हमारा दोस्तों है पादप वर्ग। पादप वर्ग से पहले हम लोग दोस्तों कोशिका भित्ति पर ध्यान दे लेते हैं। दोस्तों ये जो कोशिका भित्ति होती है इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए हम कोशिका भित्ति के थोड़ा डायग्राम के द्वारा समझ लेते हैं जिससे हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो कोशिका भित्ति होती है ये कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादपों में। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि ये पूछता है कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, या ऐसे पूछ देगा पादपों में कौन सा पाया जाता है। 4 ऑप्शन देगा, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और 2 ऑप्शन दे देगा। तो दोस्तों कोशिका भित्ति पादपों में पाई जाती है। और जो कोशिका भित्ति पादपों के अलावा किन किन में पाई जाती है? पादप में तो पाए ही जाते हैं, पादपों के अलावा पाई जाती है जीवाणु में और कवकों में। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जीवाणु और कवक वर्ग के अंतर्गत जितने भी आते हैं वो पादप होंगे? नहीं दोस्तों, और यही गलती कौन किए थे? कैरोलस लिनियस साहब ने। कोशिका भित्ति के आधार पर हम किसी को भी पादप वर्ग के अंतर्गत नहीं रखते हैं, ये आप भी ध्यान दीजिएगा। जीवाणु के अंतर्गत जीवाणु का जो भी कोशिका भित्ति होता है वो होता है अमीन एसिड का, और जीवाणु किस ग्रुप के अंतर्गत आते हैं? मोनेरा ग्रुप के अंतर्गत। ये आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे। और कवक का कोशिका भित्ति जो बना होता है वो काइटिन से मिलकर बना होता है, और जो पादपों का कोशिका भित्ति मिलकर बना होता है वो सेलुलोज से बना होता है। और ये तीनों ये तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से कितने क्वेश्चन हो गए दोस्तों? तो 3 और 3 6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं कि कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जीवाणु में भी पाई जाती है, कवक में भी पाई जाती है, पादप में भी पाई जाती है। और जो जीवाणु की कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है वो अमीन एसिड की मिलकर बनी होती है, कवक की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वह काइटिन की मिलकर बनी होती है, और पादप की जो कोशिका भित्ति मिलकर बनी होती है वह सेलुलोज की मिलकर बनी होती है। तो आइए दोस्तों अब हम लोग पादप वर्ग पाते हैं। तो पादप वर्ग का पहला फैक्ट ये है कि ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब कि आप लोग देखते होंगे जहां भी आप लोग नजर उठाएगा वहां आपको पेड़ पौधा दिखेगा ही दिखेगा। यानी ये जलीय भी होते हैं, नमी वाले क्षेत्र में भी पाई जाती हैं, और स्थलीय भी होते हैं, यानी सर्वव्यापी होते हैं।
ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को कि जो पादप वर्ग होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। फिर आगे चलकर हम लोग यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ये बहुकोशिकीय होते हैं। हाँ दोस्तों, ये एक कोशिकीय नहीं होते हैं। मोनेरा ग्रुप क्या थे? एक कोशिकीय। प्रोटिस्टा क्या थे? एक कोशिकीय। बट कवक थे, वो बहुकोशिकीय थे, लेकिन कवक के अंतर्गत जो ईस्ट आता था वो एक कोशिकीय था। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कवक जो होते हैं वो पादप वर्ग की तरह बहुकोशिकीय ही होते हैं, बट कवक के अंतर्गत जो ईस्ट आता है वो एक कोशिकीय आता है। और यहीं से क्वेश्चन घुमा देगा कि ईस्ट एक कोशिकीय होते हैं कि बहुकोशिकीय, और जो लोग अच्छे से नहीं पढ़ेंगे वो उसको बहुकोशिकीय मार देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। कवक के अंतर्गत ईस्ट जो आते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं। ये 100 पोर्शन होते हैं। हाँ दोस्तों, ये 100 पोर्शन होते हैं, यानी कि पादप वर्ग जो होते हैं वो भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं और स्वयं पर निर्भर करते हैं। और ये जो भोजन का निर्माण जिस विधि द्वारा करते हैं उस विधि को हम लोग बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम आगे बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है और ये क्या क्या है। फिर इसका छोटा एक नमूना पढ़ लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण पौधे कैसे करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण पौधे वातावरण से CO2 को ग्रहण करके, हाँ दोस्तों, CO2 को ग्रहण करते हैं। और एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ह्यूमन यानी मनुष्य जो है वो क्या ग्रहण करता है, O2 ग्रहण करता है कि CO2 ग्रहण करता है। तो हम लोग बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि मनुष्य जो होता है वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, CO2 की आउट करता है। और उसका जस्ट अपोजिट पादप वर्ग करते हैं। पादप वर्ग क्या करते हैं? तो CO2 को इन करते हैं और O2 को आउट करते हैं। बट ये प्रोसेस कब होता है? दिन में ही होता है, और रात को ये प्रोसेस उल्टा हो जाता है। पादप क्या करते हैं? रात को CO2 आउट करते हैं और O2 इन करते हैं, यानी पादप रात को हमारे जैसे बन जाते हैं और दिन में हमारे जस्ट अपोजिट रहते हैं। जस्ट अपोजिट का मतलब CO2 को आउट करना रात को और CO2 को इन करना कब? दिन में। यह ध्यान रखिएगा, ये यहाँ से क्वेश्चन घुमा सकते हैं आपको साथियों। तो पादप वर्ग क्या करते हैं कि वातावरण से CO2 को ग्रहण करते हैं और जड़ के द्वारा, क्योंकि पौधों में आप जानते हैं कि ये जब ये पौधा हो गया तो इसको जड़ होगा ही होगा। जाहिर सी बात है कि ये जड़ इसका होगा ही होगा, और जड़ जब होगा तो जड़ इसका मिट्टी में ही होगा, और मिट्टी के अंतर्गत पानी पाया जाता है। तो इस जड़ के द्वारा पानी अवशोषण करता है, यानी वातावरण से CO2 लेगा, जड़ के द्वारा H2O लेगा। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, आप लोग जानते हैं कि पत्तियों का हरा रंग क्यों होता है? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो जब पौधे सुखा जाते हैं तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण वही पादप करेगा जिसमें क्लोरोफिल होगा, और वो सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। और सनलाइट कैसा होना चाहिए? तो दृश्य किरणें होने चाहिए। यानी हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि पादप जो होता है प्रकाश संश्लेषण वातावरण से CO2 ग्रहण करता है, और H2O जल यानी H2O जिसको हम बोल सकते हैं जल जड़ के द्वारा ग्रहण करता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करता है। ग्लूकोज का रासायनिक फार्मूला आता है C6H12O6 से। और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या का निर्माण करता है? तो ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। और जब यह ऑक्सीजन का निर्माण करता है तो इसको हम लोग के लिए आउट कर देता है, और जैसे ही ये आउट करता है तो हम लोग इसी ऑक्सीजन को इन कर लेते हैं, और यही प्रोसेस आगे तक बढ़ता रहता है जिससे हम लोग जीवित रहते हैं। अगर हम लोग CO2 लेंगे तो जीवित रहेंगे क्या? नहीं ना। तो हमारे जीवन के लिए पादप बहुत आवश्यकता है कि नहीं है? बहुत आवश्यकता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को लगाएं, आप भी लगाएं, और सबको प्रेरित करने पौधों को लगाने के लिए। और ये जो ग्लूकोज होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है दोस्तों। खैर पोषण चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर छोटा सा ध्यान देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा डाइसैकेराइड और तीसरा पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट होता है, उसी का एक ग्रुप है ये ग्लूकोज। बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट के पार्ट्स होते हैं, उसको आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को दोस्तों बार बार कंफ्यूज होगा कि ये कोशिका झिल्ली क्या है, ये कोशिका भित्ति क्या होती है, ये सेल क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, आप इसको बहुत ही आसानी से समझ लीजिए, बहुत ही छोटे सटीक शब्दों में, कि ये हो गया आप लोगों का सेल यानी कोशिका। और कोशिका की बाहर क्या पाई जाती है? तो कोशिका की बाहर पाई जाती है कोशिका झिल्ली। और यही संरचना कोशिका एंड कोशिका झिल्ली बस हम लोगों में रहता है, ह्यूमन में। कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं पाई जाती है, ये पादपों में पाई जाती है। यानी जब ह्यूमन सेल बनेगा तो उसमें ये सेल एंड कोशिका झिल्ली यही 2 मात्र रहेंगे। जैसे समझिए, जब ह्यूमन सेल की बात होगी तो ये हो गया सेल और ये हो गया कोशिका झिल्ली, यहीं तक ह्यूमन सेल सीमित है।
और इसी सेल के अंतर्गत केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, बहुत सारे और पाए जाते हैं, जीवद्रव पाया जाता है, कोशिका द्रव पाया जाता है, बहुत सारे पाए जाते हैं, जिसको आगे सेल चैप्टर में बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे दोस्तों। सेल चैप्टर के लिए आप लोग रेडी हो जाएगा। सेल को ऐसा ना पढ़ाएंगे ना कि सेल दिमाग में एकदम बत्ती जला देगा, क्योंकि सेल से ही ना बत्ती जलती है, यानी बॉल जलता है, तो सेल बत्ती जला देगा आप लोगों के लिए। और सेल ही है, सेल एक ऐसा चैप्टर है जो बायोलॉजी का मेन टॉपिक है, क्योंकि अगर आप लोग सेल पढ़ लेते हैं तो बहुत सारे कवर होने लगता है टॉपिक। और ये क्या होता है, कोशिका भित्ति। जो कोशिका भित्ति ह्यूमन में नहीं पाया जाता है, पादपों में पाया जाता है, और यही कोशिका भित्ति का जिक्र हम लोगों ने किया था। तो इसके आगे दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जीव जगत। और जीव जगत ही लास्ट वर्गीकरण था आर.एच. विक्टर का, और सबसे बड़ा वर्गीकरण जो था जीव जगत ही था आर.एच. विक्टर साहब का। तो देखिए दोस्तों, आर.एच. विक्टर साहब का जो लास्ट जगत था वो था जीव जगत, जो कि सबसे बड़ा जगत था। जीव जगत सबसे बड़े जगत होते हैं और मोनेरा जगत सबसे छोटे जगत होते हैं। उन्होंने बताया जीव जगत के बारे में कि जो जीव जगत होते हैं ये सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि सभी जगहों पर पाए जाते हैं। और पादप जगत भी सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि पादप जगत और जंतु जगत अधिक बहुत चीज़ों में, बहुत सारे अधिकतर चीज़ों में मेल खाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि जो जीव जगत होते हैं और पादप जगत होते हैं ये अधिकांशतः में मेल खा जाते हैं। जैसे जीव पादप जगत भी सर्वव्यापी होते हैं तो जीव जगत भी सर्वव्यापी होते हैं। पादप जगत भी यूकैरियोटिक होते हैं तो जीव जगत भी क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। पादप जगत भी बहुकोशिकीय थे तो जीव जगत भी बहुकोशिकीय थे। बट देखिए डिफरेंट आ गया, ये तीनों जो फैक्ट है ये पादप जगत और जीव जगत तीनों में सेम होता है, बट ये कोशिका भित्ति जो है यही डिफरेंट आ जाती है पादप जगत और कोशिका जगत में। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो जीव जगत में नहीं पाई जाती है, यानी कि उपस्थित नहीं होती है। देखिए दोस्तों, आप लोग को हमने समझा था कि ये सेल हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया, तो ये जो है ये जीव में होता है, यानी जीव का ये सेल है, ये जीव का सेल हो गया। लेकिन ये जीव हो गया, सेल हो गया, ये कोशिका झिल्ली हो गया, और इसके बाद होता है कोशिका भित्ति जो कि केवल पादपों में पाया जाता है। और ये कोशिका भित्ति किससे मिलकर बना होता है, तो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। इस कोशिका भित्ति का काम क्या, कार्य क्या होता है, तो पादपों को संरक्षण करना, पादपों की रक्षा करना, पादपों की ढांचा को तैयार करना, इस कोशिका भित्ति का ही कार्य होता है। लेकिन बट यही कोशिका भित्ति ह्यूमन बॉडी में यानी जीव जगत में नहीं पाई जाती है। यही अंतर बताया था मतलब आर.एच. विक्टर साहब ने। ये भी 100% होते हैं, ये भी मैच खाता है पादप जगत से। पादप जगत भी 100% थे, जीव जगत भी 100% था। और जो वो तीनों जगत थे मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड कवक, वो तीनों क्या थे, तो विषम पोषी थे। और ये क्या है, 100 पोषी हैं। अंत देखिए, याद करने का सबसे आसान फॉर्मूला समझिए, आर.एच. विक्टर साहब ने कितने ग्रुप में बांटा, 5 वर्गों में। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जीव जगत। यानी पादप जगत और जीव जगत अधिकांशतः मेल खाते हैं। अंतर कौन कौन हो गया, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक को ही पढ़ना है हम लोग, मतलब याद करना है, क्योंकि ये दोनों को हम लोग समझ सकते हैं। तो मोनेरा पाई जाती है, और जो कोशिका भित्ति ये पाई जाती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो अमीन एसिड से मिलकर बनी होती है। और देखिए दोस्तों, बहुकोशिका और एक कोशिका में अंतर यहाँ समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए एक ही कोशिका हो गया, तो इसको हम आसानी से हम बोल सकते हैं कि ये बैक्टीरिया का ही सेल है, ये बैक्टीरिया का ही सेल है। अगर ऐसे बहुत सारे सेल और इसमें जुड़ने लगे, बहुत सारे सेल अगर इसमें और ऐसे ऐसे जुड़ने लगे, तो इसको हम बोल सकते हैं बहुकोशिकीय, तो अब ये पादप का सेल हो जाएगा। और क्या था, हाँ, तो प्रोटिस्टा ग्रुप के जितने भी थे वो भी एक कोशिकीय थे, जलीय थे, प्रोकैरियोटिक थे। उसमें अंतर क्या था, बस उनमें अंतर ये था कि उसमें अलग अलग जगत के आते थे, मतलब अलग अलग जीव आते थे, जैसे अमीबा, पैरामोसियम, प्लाज्मोडियम, यूग्लिना और यूग्लिना। हाँ, यूग्लिना से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि वो क्या था, यूग्लिना जीव जगत, यानी कि ये जो जीव जगत है, जीव जगत और पादप जगत दोनों के बीच में आता था कौन, तो ये यूग्लिना आता था। यानी दोनों का गुण धारण किया था ये यूग्लिना। जीवों की तरह ये चलता था तो ये पादपों की तरह हरा था, ये पादपों की तरह प्रकाश संश्लेषण करता था, तो जब ये प्रकाश संश्लेषण किया तो इसमें हरित लवक होंगे, जब इसमें हरित लवक होंगे तो जैसी बात है कि हरा होगा तो ये हरा था। अब बताइए कि जब ये पादप के लक्षण धारण करेगा तो पादप कहीं पर चलते हैं, पादप स्थिर रहते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्लांट हो गया, तो आप कहीं पर देखें कि प्लांट आज यहाँ था, कल सुबह यहाँ हो गया, कल शाम को यहाँ हो गया, कल सुबह फिर वहाँ हुआ, ऐसा नहीं। जहाँ प्लांट है वही रहेगा। बट यूग्लिना ऐसा नहीं है, आज यहाँ है जल में तो कल यहाँ मिलेगा, परसों यहाँ मिलेगा, यानी चलते रहता है। और चलते चलते स्वयं विखंडित होकर एक अन्य यूग्लिना का निर्माण करता है। तो ये दोनों जगत का बोल सकते हैं कॉम्बो है, यानी मिक्सचर था ये यूग्लिना। बहुत ही कंफ्यूजन करने वाला होता है।
तो इतना सारा फैक्ट था दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और प्लीज़ मेरे अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही आज तक दोस्तों, इसके आगे हम लोग और पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों।